बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस नए वीडियो लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के घर को रेगुलराइज़ किए जाने से मुतल्लिक जुड़े हुए हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से जो ख़बरें चल रही हैं वो आधी ख़बर है, वो पूरी ख़बर नहीं है। वो आधी ख़बर भी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो सहाफ़त है वो कट कॉपी पेस्ट की सहाफ़त बाकी रह गई है कि जितनी हमें इंफॉर्मेशन आती है, कोई एक दोस्त जितनी इन्वेस्टिगेशन करता है या वो उसको शेयर करता है तो अगला जो है वो उसको वैसे का वैसे जो है ऑन एयर कर देते हैं। उसमें मज़ीद एडिशन नहीं किया जाता। कोई अपने सोर्स से बात करके, कोई मज़ीद उसमें इन्वेस्टिगेशन करके उसके मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उनको कवर करने की बजाय जो एक स्टोरी सामने आती है उसी को लेके आगे चला जाता है। और कल भी यही हुआ। डेली टाइम्स के सहाफ़ी हैं असद चौधरी साहब, उन्होंने वीलॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बनी गाला का घर जो है वो रेगुलराइज कर लिया है CDA ने। तो उसके बाद तमाम चैनल्स ने उनके वीडियो लॉग से वो ख़बर उठाई और वहाँ से उन्होंने नशर कर दी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक, वो मार्च का है, वो दिसंबर का नहीं है। तो उसको थोड़ा सा ब्लर करके चैनल्स ने चला दिया कि जैसे ये आज की खबर हो, ये अभी की खबर हो, और फिर उस पर तज्ज़िये तबसरे और कुछ प्रोग्राम के एंकर्स ने जो है उस पर बड़े बड़े भाषण भी दे डाले। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो CDA के रूल्स के हवाले से है, CDA के कवानीन के हवाले से है, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान का घर है ये ज़ोन 4 में है। इस हवाले से तो तकरीबन चीज़ें क्लियर हैं कि ज़ोन 4 में जो है ये एग्रो फार्मिंग के लिए और हाउसिंग स्कीम्स के लिए ये इसमें इजाज़त थी। ये यहाँ पे उन्होंने परमिसिबल किया हुआ था कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ये 92 के रूल्स हैं जिनको 2010 में भी अमेंड किया गया था। तो उसके मुताबिक यहाँ पे इस तरह की तामीरात करना कोई गैर कानूनी नहीं है। लेकिन चूँकि ये उस वक्त CDA ने इस एरिया को निगलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे रेगुलराइजेशन नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वहाँ पे तामीरात जितनी भी होती गई वो उनको किसी ने कंट्रोल नहीं किया। और फिर अब वहाँ पे आप देखें कि बनी गाला में अब किस कदर जो है वो तामीरात का वो एक किस्म की बड़ा एक गुंजान आबाद इलाका हो चुका है। फिर ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अब इसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे घर बन चुके हैं। अगर इनको गिराया जाए तो ये एक बड़ा अवामी मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि इन चीज़ों को रेगुलराइज किया जाए। अब इसमें एक और बात है कि इस्लामाबाद का जो है वो मास्टर प्लान भी बन रहा है और उसके लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किए जाने हैं। ख़ुद जो ये वज़ीर आज़म इमरान खान का घर रेगुलराइज हुआ है उसके नोटिफिकेशन के आखिरी पैरा में लिखा हुआ है कि ये जो रेगुलराइजेशन हुई है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे इसको रेगुलराइज किया गया है, वो भी जुर्माने के साथ। लेकिन अगर कल को जो कंसल्टेंट आते हैं जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जिन्होंने देखना है और इसको रिवाइज करना है, अगर वो इस हवाले से कोई बात मज़ीद कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ तब्दीली होनी चाहिए तो फिर ये जो रेगुलराइजेशन है ये कैंसिल भी हो सकती है। सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान का घर जो है वो रेगुलराइज नहीं हुआ, बल्कि 6 और घर भी हैं जो अब तक रेगुलराइज हो चुके हैं। मजमूई तौर पर तो तकरीबन 150 के करीब जो है वो दरख्वास्तें CDO को मौसूल हुई हैं, लेकिन जो रेगुलराइज हुए हैं वो तकरीबन 6 जो है वो घर अब तक रेगुलराइज हो चुके हैं। तो इसको ये कहना कि वज़ीर आज़म इमरान खान या वहाँ पे जितनी भी और तामीरात हैं वो थी ही गैर कानूनी, तो ये ज़रा नामुनासिब सी बात है। क्योंकि जो CDA लाज हैं उसमें लिखा हुआ है कि एग्रो फार्मिंग और हाउसिंग स्कीम के लिए ज़ोन 4 जो है वो इसमें इजाज़त दी गई है। तो और ये बात भी कहना वो भी बिल्कुल नामुनासिब है और नाजायज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से रूल्स में तरमीम की गई है और सिर्फ इनके घर को रेगुलराइज करने के लिए बाकी सारे घरों को जो है वो रेगुलराइज किया जा रहा है। और 2020 जो रूल्स आए हैं उनके तहत इनको रेगुलराइज किया जा रहा है। कि हमारे सहाफ़ियों को भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि चलो एक बंदे ने इतना काम कर लिया कि वो ये खबर सामने ले आया है, अब आप इसके खबर के मुख्तलिफ पहलुओं पे आपने काम करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि बस जो खबर उन्होंने दे दी वो फुल एंड फाइनल है, और क्या वो उसके मज़ीद एंगल्स नहीं हो सकते, उसके हवाले से मज़ीद तहकीकात करके कुछ नए हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा सकते। तो ये एक मैंने अदना सी कोशिश की है इसको जांचने की, इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने लाने की। और इसमें जो बात सामने आई है वो यही है कि ज़ोन 4 में
تعمیرات پر پابندی نہیں تھی، تعمیرات غیر قانونی نہیں تھی، بلکہ اس وقت کیونکہ سی ڈی اے نے اس ایریا کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا، اسلام آباد کا دہی ایریا سمجھ کے اس کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا اور اپنے جو امپلیمنٹیشن ہے رولز کی وہ نہیں کر رہے تھے، تو لوگوں نے وہاں پہ گھر جو ہے وہ بے ترتیب گھر بنا لیے ہیں اور اب ان کو آ کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ریگولرائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ ججز تقرری کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا ہے، جس میں بابر ستار اور طارق جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اس میں ان دونوں کو انٹرویو کے لیے جو دعوت دی گئی تھی اس میں ان سے کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ جو رپورٹ آئی تھی ایجنسیوں کی جانب سے اس میں ان دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایلیگیشنز تھے ان کی۔ یہ وہ رپورٹ ہے، اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس لیے کہ کیونکہ اب وہ تو تقریباً ججز نامزد ہو گئے ہیں تو کل کو یہ بات ہم پہ نہ ڈالی جائے۔ یہ جو کمیٹی میں موجود ذرائع ہیں ان سے پتہ چلی ہے کہ دونوں کے حوالے سے کچھ ایلیگیشنز تھے، اور خاص کر آج جو کمیٹی میں انٹرویو کے دوران سینیٹر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ خاصے متحرک تھے اور زیادہ سے زیادہ سوالات بھی جو ہیں وہ انہوں نے ہی کیے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو علی محمد خان ہیں انہوں نے بھی کافی سوالات کیے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی ہیں، انہوں نے طارق جہانگیری صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلی کٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کوئی واقعہ رونما ہوا تھا یا جو بھی اس کے پیچھے بات ہے وہ آپ بتانا چاہیں گے؟ تو اس پر طارق جہانگیری صاحب نے کوئی خاص جو ہے وہ جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہنے پہ ہی اکتفا کیا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے بعد یہ میری انگلی جو ہے وہ کٹ گئی۔ بہرحال اب کمیٹی کی جانب سے منظوری دی گئی ہے۔ طارق جہانگیری صاحب کو 8 میں سے 8 ووٹ ملے ہیں، جبکہ بابر ستار کو جو ہے وہ 8 میں سے 7 ووٹ ملے ہیں۔ صرف علی محمد خان جو ہیں انہوں نے اپنا ووٹ خلاف دیا ہے بابر ستار کے۔ بعد میں جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے قریب تھا تو ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس وقت علی محمد خان نے بھی کہا کہ میرا ووٹ بھی ان کے حق میں ڈال دیں تاکہ دونوں ہی متفقہ طور پر جو ہے وہ ججز ان کو آگے نامزد کیا جائے، لیکن اس وقت تک ریٹن ہو چکا تھا، اس لیے علی محمد خان کا جو وہ اختلاف تھا وہ اب کاغذی کارروائی کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی فائنل ہوا کہ بابر ستار کو جو ہے وہ 8 میں سے 7 ووٹ ملے ہیں اور طارق جہانگیری صاحب کو کمیٹی نے متفقہ طور پر اسلام آباد کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری دی۔ یہ 2 اہم خبروں کی کچھ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ مزید بھی خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔